नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकारों तक। वहीं आपको हम बताएंगे प्रदेश सरकार की हर इस योजना के बारे में जो होंगे आपके काम की। आपको हम बताएंगे सरकार के उन विकास कार्यों के बारे में जिनका सीधा फायदा आपको हो रहा है। तो अगले 30 मिनट तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। गुरुग्राम विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने दीप प्रज्वलित करके किया। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने करीब 270 छात्र छात्राओं को डिग्री वितरित की, जिसमें 16 विभागों के 2018 और 19 के जो बैच के विद्यार्थी हैं वो शामिल हैं। समारोह में 17 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक भी प्रदान किए गए। वहीं राज्यपाल ने सभी छात्र छात्राओं को हार्दिक बधाई दी, शुभकामनाएं दी। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने छात्र छात्राओं से अपील करते हुए कहा है कि शिक्षित युवा बनने के साथ साथ भारत के नवनिर्माण के प्रमुख शिल्पकार बनकर देश और समाज के समग्र विकास के लिए काम करें। शिक्षा से अर्जित ज्ञान और कौशलता का उपयोग न केवल नौकरी पाने के लिए बल्कि नौकरी देने के लिए भी करें। आप नौकरी पाने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि देश की युवा शक्ति का उत्साह देखकर प्रसन्नता का अनुभव होता है। वास्तव में शिक्षा मात्र रोजगार प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि अपने ज्ञान से मनुष्यता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला साधन है। कार्यक्रम में हरियाणा शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आनंद मोहन शरण, स्थानीय विधायक सुधीर सिंगला, हरेरा के चेयरमैन के खंडेलवाल, एकेडमिक प्लानिंग बोर्ड के सदस्य डॉक्टर अंजू आहेजा समेत कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। वहीं चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पर्वतारोहण में भाग लेने वाले छात्रों को फ्लैग ऑफ दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने इस साहसिक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे सभी बच्चों को बधाई दी है और कहा कि माउंटेनियरिंग स्पोर्ट्स के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा, जिसके लिए स्कूल विद्यार्थियों के लिए पर्वतारोहण की एक अनोखी योजना बनाई जाएगी। साथ ही जो विद्यार्थी पहाड़ों की सबसे ऊंची 10 चोटियों में से एक पर चढ़ाई करेगा उसे 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीरवार को चंडीगढ़ में स्कूल विद्यार्थियों के पर्वतारोहण दल को रवाना किया। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि आजादी के 75वें अमृत महोत्सव की श्रृंखला में राज्य के कई सरकारी स्कूलों के 75 विद्यार्थियों और अध्यापकों का दल स्कूल शिक्षा विभाग एवं नेशनल एडवेंचर क्लब चंडीगढ़ के सहयोग से हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र में 6111 मीटर की ऊंचाई पर स्थित माउंट यूनम पर पर्वतारोहण करने जा रहा है। इस पर्वतारोही दल में 25 दिव्यांग छात्र भी जा रहे हैं, जो पहली बार साहसिक गतिविधियों में हिस्सा ले रहे हैं। ये विश्व रिकॉर्ड बनेगा और देश प्रदेश का नाम रोशन होगा। हमने हरियाणा में जैसा ये एक एक्सपीडिशन का कार्यक्रम शुरू किया 2016 से, इस बार 75 आप लोग उसमें जा रहे हैं संख्या में। और सबसे बड़ी विशेषता जैसे मैंने बीच में बताया कि इसमें दिव्यांग बंधु, ये भी विश्व का पहला एक रिकॉर्ड बनेगा। 25 की संख्या में हमारे दिव्यांग भाई बहन और इतनी बड़ी ऊंची 6111 मीटर की चढ़ाई पर वो चढ़ेंगे। वहीं उन्होंने पर्वतारोहण दल को बधाई दी और कहा कि इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का स्कोप बहुत है। आगे चलकर आप नए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करेंगे। एक टूरिज्म के नाते से ये क्षेत्र अच्छा बनेगा। आज आप एक पार्टिसिपेंट बनकर के जा रहे हैं, आगे चल करके हो सकता है कुछ आप में से ही ऐसे बंधु भी निकल आए जो इन चीजों को अपने जीवन में अपना करके और नए लोगों को, नए विद्यार्थियों को इस ओर प्रोत्साहित करेंगे और एक टूरिज्म के नाते से भी अच्छा ये क्षेत्र ये बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो इसलिए इस अवसर पर आप लोग वहां जा रहे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। आप जाएं, सकुशल लौटें। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार ने एक योजना बनाई है, जिसके तहत जो विद्यार्थी पहाड़ों की सबसे ऊंची 10 चोटियों में से किसी एक पर चढ़ाई करेगा उसे 5 लाख रुपए की राशि से सम्मानित किया जाएगा।
बताना चाहूंगा आपको कि दुनिया में बहुत ऊंची ऊंची चोटियां ऐसे चढ़ने वाले लोग हैं। 10 जो हाईएस्ट पीक्स हैं उस पर चढ़ने के लिए हमने हरियाणा की ओर से एक योजना बनाई है कि उस 10 में से किसी भी चोटी पर चढ़ करके कोई आएगा तो उसको 5 लाख रुपया पारितोषिक हरियाणा सरकार देगी। वहीं उन्होंने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जो स्पोर्ट्स हब के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस बार हरियाणा के खिलाड़ी ओलंपिक एवं पैरालंपिक में सबसे ज्यादा मेडल लेकर आए हैं। ऐसे में प्रदेश के स्कूली विद्यार्थियों के लिए पर्वतारोहण की एक अनोखी योजना बनाई जाएगी। वैसे तो स्पोर्ट्स के लिए हरियाणा को कहा जाता है कि हरियाणा इज द हब, स्पोर्ट्स हब ऑफ द कंट्री, क्योंकि इस बार भी हमने देखा ओलंपिक पैरालंपिक में किस प्रकार से हरियाणा के मेडल आए हैं। अब उसी में हम ये जो स्पोर्ट्स का एक विंग है माउंटेनियरिंग, इसको भी प्रोत्साहित करने के लिए अलग से इसकी योजना बनाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में पहाड़ी क्षेत्र सिर्फ एक मोरनी है। ऐसे में मोरनी और मल्लाह में वार्षिक कार्यक्रम होते हैं और अब तो वहां टिक्कर ताल में वाटर स्पोर्ट्स और एरो स्पोर्ट्स शुरू किया गया है। अब हरियाणा से निकलने वाले टूरिस्टों के लिए मोरनी भी आकर्षण का केंद्र रहेगा। अपना जो क्षेत्र है पहाड़ी क्षेत्र तो हमारे यहाँ एक मोरनी है। मोरनी में भी मल्ला में भी इस प्रकार का एनुअल एक प्रोग्राम हम करते हैं और अब तो वहां टिक्कर ताल में वाटर स्पोर्ट्स और एरो स्पोर्ट्स कल से उसको प्रारंभ कर दिया है। अब कोई जो टूरिस्ट है जो पहले हरियाणा में से निकल करके पार हो जाता था, चाहे वो शिमला चला जाता था, मनाली चला जाता था या जम्मू कश्मीर जाता था, अब उसका आकर्षण मोरनी का भी रहेगा। वो यहाँ रुक करके निश्चित रूप से जाएगा। हमने उसका एक सेंटर यहाँ बना दिया है, तो उस सेंटर के ऊपर सारे आसपास के प्रदेशों की भी पर्यटक की जानकारी उसको वहां मिलेगी। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि वास्तव में जीवन शिक्षा तक ही सीमित नहीं है, इसके साथ साथ अतिरिक्त गतिविधियों से नवीनतम विचार आते हैं और ज्ञान बढ़ता है। जब हम बाहर घूमने जाते हैं तब देश और दुनिया की ऊंची चोटियों का पता चलता है। पर्वतारोहण करके ऐसी गतिविधियों में जितना भाग लेंगे उतना ही जीवन में सफल होंगे। युवा साथियों, वास्तव में हमारी पढ़ाई 3R एजुकेशन तक सीमित नहीं है, बल्कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं उसमें भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है, हमारा सर्वांगीण विकास होता है, एक प्रत्यक्ष चीजें देखने को मिलती हैं। अपना क्षेत्र तो एक सामान्य क्षेत्र हर किसी को लगता है, जैसे वो कहा जाता ना कुएं का मेंढक, उससे बाहर कुछ पता नहीं होता। लेकिन वही जब हम बाहर घूमने चले जाते हैं तो हमको देश और दुनिया का पता लगता है और उसी से हमारे मन में एक नवीनतम विचार आते हैं कि अपने जीवन को हमको कैसा बनाना है। और एक साहसी काम करने का जब अवसर मिलता है, माउंटेनियरिंग एक अपने आप में एक बड़ा रोमांचकारी और साहसिक ये काम है। माउंट एवरेस्ट की सबसे पहली जो चढ़ाई है तेंजिंग बहुत वर्षों पहले उन्होंने की थी और इतनी बड़ी ऊंची चोटी पर चढ़ने का उनको पहली बार मौका मिला था। देश और दुनिया में बहुत सी ऊंची चोटियां हैं, उनके ऊपर हम लोग अभी से चढ़ना जो प्रारंभ करेंगे तो आप में से बहुत ऐसे हैं जो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों के लिए पर्वतारोहण कार्यक्रमों का आयोजन पहली बार 2016 में सैनिक स्कूल कुंजपुरा के सहयोग से आरंभ किया। तब से लेकर अब तक 5 बार प्रदेश के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी हिमाचल के मनाली में स्थित 5289 मीटर ऊंची चोटी फ्रेंडशिप पीक की सफलतापूर्वक चढ़ाई कर चुके हैं। हमारा ये जो 2016 से हमने लगातार इस कार्यक्रम को शुरू किया है, अभी तक तो जो फ्रेंडशिप पीक मनाली की इन बच्चों के द्वारा की गई उसकी ऊंचाई 5200 समथिंग मीटर है। पहली बार आप लोगों को 6111 फुट की ऊंची पहाड़ी पर चढ़ने का अवसर मिलेगा। बहुत कठिनाइयां आएंगी और ये जो एक एडवेंचरस जो एक एक्टिविटी है, इसमें इसी एक आयु होती है, इस आयु में जितना ज्यादा भाग लेंगे उतना ही जीवन में सफल हम लोग होंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि इन एडवेंचर कार्यक्रमों में भागीदारी के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा को 2018-19 में पहला स्थान प्राप्त करने का गौरव हासिल हुआ है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से
पवन सिवर की रिपोर्ट। चंडीगढ़ में कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ MMAPUY की समीक्षा बैठक हुई है, जिसकी अध्यक्षता मनोहर लाल ने की है। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत परिवार की पहचान हो जाने के बाद कौशल प्रशिक्षण और रोजगार या स्वरोजगार स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके उस परिवार की आय 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष किया जाना सुनिश्चित किया जाए, जिसके बाद इस पारिवारिक आय को 1,80,000 करना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा है कि MMAPUY के माध्यम से 18 विभागों के कल्याणकारी योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाया जाएगा। इस योजना के तहत पहले चरण में परिवार पहचान पत्र के जरिए 49,950 परिवारों की पहचान की गई है। हर जिले में एक नोडल अधिकारी के नेतृत्व में क्षेत्रीय समितियां गठित की गई हैं, जो परिवारों की पहचान करने के लिए सर्वे और मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से उनका नामांकन करने के काम की देखरेख कर रही हैं। मुख्यमंत्री को कई विभागों की योजना की प्रगति, प्राप्त आवेदनों और उन पर आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंध में अवगत कराया गया। करीब 19,000 आवेदनों को कई विभागों को आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए हैं कि सिर्फ पात्र लाभार्थियों को ही योजना का लाभ मिले और हर 6 महीने में एक समीक्षा बैठक की जाए। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से सोनीपत और बहादुरगढ़ बॉर्डर के आसपास रहने वाले स्थानीय निवासियों ने मुलाकात की है। इस दौरान स्थानीय निवासियों ने आंदोलन की वजह से बंद रास्तों को खुलवाने की गुहार लगाई है। लोगों ने कहा है कि पिछले 10 महीने से किसानों ने बॉर्डर सील कर रखे हैं, जिसके चलते उनका जीवन नर्क बना हुआ है। इसके साथ ही स्थानीय निवासियों का कहना है कि किसान आंदोलन के चलते आपराधिक घटनाएं, नशे का कारोबार बढ़ रहा है। अब सोनीपत बहादुरगढ़ बॉर्डर पर रहने वाले ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द इस रास्ते को खुलवाया जाए। जनता टीवी से मुख्यमंत्री ने मुलाकात करने आए ग्रामीणों से बातचीत की है और उनका दर्द भी जाना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से आज सोनीपत जिले के कई गांव के ग्रामीण मिले हैं और जो किसानों का 10 महीने से आंदोलन चल रहा है, जो रास्ता बंद है, वो रास्ता खुलवाने की मांग इन्होंने आज की है। मेरे साथ तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं। इनकी मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात हुई है और रास्ता खुलवाने की मांग की है और इस रास्ते के बंद होने से इनको क्या दिक्कत आ रही है, इस पर इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले यही जानना चाहूंगा कि आप मुख्यमंत्री से मिले हैं, क्या मांग आपने मुख्यमंत्री के सामने रखी है? हमने अपने रास्ते को बर्बाद होने से बचाने के लिए मांग रखी है कि एक साइड का रास्ता ठीक होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए, जिससे कि हमारा आम आदमी, इंडस्ट्रीज वाला भी, फ्लैटों वाले भी सब आराम से आ जा सके, क्योंकि वहाँ पे रास्ता नहीं है। अल्टरनेटिव रास्ते वो टूटे हुए हैं, उन रास्तों से बहन बेटियां रात को आ जा नहीं सकती और ये आपराधिक घटना भी वहाँ पे इतनी होती है कि 5-6 बजे के बाद तो हमारी बहन बेटी उस रास्ते से आ ही नहीं सकती। अगर कोई लेट हो जाती है नौकरी पे तो उसको कहीं ना कहीं जो है ना उसको रिश्तेदारी में जाना पड़ता है, लेकिन वो अपने घर पे नहीं आ पाती। रास्ता बंद जो है 10 महीने से, इसकी वजह से आपके आसपास के जो गांव हैं उनमें क्या दिक्कतें हैं, नुकसान क्या है आपके लिए? जो आपने कहा कि बहन बेटी बाहर लेट नहीं जा सकती, वो लेट हो जाती है तो वो घर पे वापस नहीं आ सकती, इसके अलावा और क्या दिक्कतें हैं? खादर बेल्ट के कम से कम जो है ना 17-18 गाँव है खादर बेल्ट के, वो पूरा किसान एरिया है और वो एक हब है जो कि कई देशों के अंदर बताया जाता है कि यहाँ पे सब्जी का जो है ना फसल का हब है। वो उन लोगों की फसल खेतों में सड़ने लग रही है, इनकी वजह से ट्रांसपोर्ट वाले जो है ना वहाँ आ जा नहीं पा रहे। वो अगर आते भी हैं तो 4 गुना किराया मांगते हैं, जितने की सब्जी नहीं होती उससे ज्यादा जो है ना ट्रांसपोर्ट को देना पड़ता है। ट्रांसपोर्ट वालों को भी मजबूरी है क्योंकि गड्ढे हुए पड़े हैं वहाँ पे, तो इसलिए वहाँ का हर आदमी बर्बाद हो रहा है। और इनके साथ अगर हमने गाँव में सर्च किया है, गाँव में 2% आदमी नहीं है, सिर्फ कांग्रेसी आम आदमी, वो जो राजनीति है ना वो लोग इनके साथ, बाकी कोई नहीं। यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि वो कह रहे हैं कि हम जो किसान आंदोलन के जो संयुक्त किसान मोर्चा के नेता है वो ये कह रहे हैं कि हम यहाँ बैठे हैं तो हमें आसपास के गांव के लोगों से लस्सी, दूध, पानी, सब्जी, हर तरह की मदद मिल रही है और पूरी सपोर्ट मिल रही है, वो ये कहते हैं। मैं पूरा जो है मैं उनको चैलेंज करता हूँ, मैं रामफल सरोवा दोबारा नाम लेके बोलता हूँ, मेरा नंबर भी कोई ले सकता है। किसान संयुक्त मोर्चा किसान बॉर्डर के ऊपर मेरे से डिबेट करे और गांवों के बंदे बुलाए। अगर पूरे गांव से 2 बंदे 4 बंदे से अगर 5वां बंदा वो बुला देना, मैं कहता हूं रोड छोड़ो, मैं बैठूंगा उनके लिए सबसे आगे। सबसे पहला टेंट मैं लगाऊंगा अपने नाम से, सरोवा के नाम से टेंट लगाऊंगा। गांव में 2% तो भैया कांग्रेसी भी हैं, 2% पैसे लेने वाले भी हैं। आज क्या है 250 रुपए में बैठे हैं वहां पे लोग,
तो वही 250 वाले आके जो है ना वहां भी बोल जाएंगे गांव को 2 आदमी। लेकिन गांव का जो है ना पूरा जो हमने सर्वे किया है, सर्वे के अंदर 98% लोग इनसे इतने खिलाफ हैं कि वो ये कहते हैं ये साले जो है ना मर जाए, हमें इनसे कोई मतलब नहीं, हमारा एरिया बर्बाद हो चुका है। आपके साथ और तमाम लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। आप बताइए कि कितने गांव के लोग आज आप आए हैं और क्या समस्या? आज हम 20 गांव के आदमी आए थे, 20 गांव के जो प्रमुख गांव हैं, और इन सब के पीछे कम से कम 2 लाख आदमी और वहाँ बैठे हैं जो आने को तैयार हैं। लेकिन सोनीपत से यहाँ आने में ट्रांसपोर्ट का, बस का इतने आदमी नहीं ला सकते। जब आप कहोगे, जहाँ कहोगे 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख आदमी हम वहाँ इकट्ठे कर देंगे, क्योंकि वो सारे के सारे दुखी हैं इनसे। पहले जो ना लग रहा था कि ये किसानों के फेवर में है, लेकिन ये किसानों के फेवर में है नहीं। हम 50 साल से उसी एरिया में जहाँ वो बैठे हैं उससे 1.5 किलोमीटर दूर मेरा खेत है, मैं अपने खेत में नहीं जा पाता। ये भाई साहब ने कहा अगर हमारी बहन बेटी की रक्षा, लेकिन मैं तो खुद आदमी हूँ और मैं फौज से रिटायर ऑफिसर हूँ, मेरे पास हथियार है, लेकिन गैर कानूनी तो नहीं निकाल सकते ना। लेकिन वो गैर कानूनी हथियार लेके चाकू, छुरी, तलवार हमारे को डराते हैं, और अगर हम उनका भिड़ेंगे तो हमें वो मारने के लिए भी तैयार बैठे हैं। समस्या यहाँ तक आ गई है। उससे भी बड़ी समस्या सुनो भाई साहब, हमारा गांव सबौली है, सबौली से दिल्ली का रास्ता आधे घंटे का, सोनीपत का रास्ता 10 मिनट का, लेकिन आने जाने में हमारे को दिल्ली के 4 घंटे, सोनीपत के 2 घंटे। कितने पेशेंट हमारे रात को जो ना नहीं अटेंड होने की वजह से एक्सपायर हो गए। ये आप इधर आइए थोड़ा, आप आइए, आप बताइए कि क्या दिक्कत है आप लोगों की? ग्रामीण लोग हैं, आप आस-पास के जहाँ धरना चल रहा है, क्या दिक्कत है? मैं मांगेराम सरपंच गांव दहीसरा, और हमारे सामने ये गला घोटू बीमारी चली हुई है, रास्ता रोको हुई, और हमारा गला घुट चुका है। और दूसरा जो है हमारा यातायात की सुविधा जो है, किसान को माल ले जाने में सभी दूध सप्लाई में, और कम से कम अपने क्षेत्र के 10,000 आदमी बेरोजगार हो चुके हैं। वो बेरोजगार भी तलवार उठाने के लिए तैयार है। इसलिए हमें जो हमारी बहू बेटी है उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिल रही है। इसी प्रकार से हमारी जो परेशानियां हैं वो हमारी सरकार ने सुनी है आज, और सरकार के साथ में हम एक बहुत बड़ा जलसा करेंगे, और उसमें तो 2-1 लाख आदमी इकट्ठा करेंगे, हम रास्ता खुलवाएंगे। आप बताइए भाई साहब, क्या दिक्कत, क्या परेशानी? चूंकि किसानों का आंदोलन था और किसान होने के नाते आप क्या इस आंदोलन को उचित नहीं मानते अभी इस वक्त जो स्थिति है वहां पर? ऐसा जी, मैं कुंडली गांव से बिलोंग करता हूं और बिल्डिंग मटेरियल का मेरा काम है। और हमारे गांव में जैसे कह रहे हैं ना, अभी जैसे आप भी पूछ रहे थे, वैसे लोग भी कह रहे हैं कि वहाँ के लोकल आदमी जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कहीं भी किसी भी गांव का 2% आदमी भी इनको सपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि आपको भी पता है जैसे कि कुंडली में HSIDC में 3500 के आसपास फैक्ट्रियां हैं, जिनमें से 1200 फैक्ट्री यहाँ से पलायन कर चुकी हैं। अब खुद समझो 24 घंटे फैक्ट्री चलती थी, आज वो 6 घंटे चल रही है, जिनमें 2000 वर्कर थे, आज उनके पास 500 वर्कर हैं। तो कितने लोग, लाखों लोग वहाँ बेरोजगार हो गए। और वहाँ जो लेबर के लिए जैसे किराए की कॉलोनी बना रखी है, जिन्होंने राशन की दुकानें हैं या इंडस्ट्रीज के लिए जितनी कमर्शियल दुकानें हैं वो बिल्कुल ठप हो गई हैं। 10 महीने से बिल्कुल बेरोजगार है सारे के सारे। और उनके साथ सिर्फ वो आदमी जो एंटी बीजेपी हैं, बाकी उनको कोई मतलब नहीं है, वे दिहाड़ी पे बैठे हैं। क्योंकि मेरा मेन रोड पे ऑफिस है, मैंने भी उनको दिया था, लेकिन जब उनका माहौल देखा ना मैंने, 300 रुपए में लेडीज वहां आती थी, शुरू में 400 रुपए में जेंट्स आता था, और फ्री का उनको खाना पीना लोकल कोई उनको कोई सप्लाई नहीं दे रहा, ना कोई खाने का सामान दे रहा है। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई है, क्या आश्वासन मिला है? मुख्यमंत्री जी ने हमारे को ये बताया जी, सुप्रीम कोर्ट से हमारे को ऑर्डर आया था, हमने किसान मोर्चा का बुलाया था, लेकिन वे आए नहीं है, तो हमने सुप्रीम कोर्ट में बोल दिया कि वे नहीं आ रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है 4 तारीख के लिए बोला है कि 4 तारीख को इनको दोबारा से बुलाया जाए, और उसके बाद आके जैसा भी होगा, सरकार कह रही है कि हम आपके साथ मिलकर और प्रयास करेंगे। मेन तो हमारा ये था, जब तक रास्ते नहीं खुलते तो हमारे जितने भी अप्रोच रास्ते हैं दिल्ली आने जाने के, वो बुरी हालत में हो चुके हैं, उनकी टूट चुके हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने बताया कि मैं सबको बोल के और 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर उनको रिपेयर करा देंगे। आप बताइए क्या दिक्कत है आपके लिए वहाँ पर उस धरने की वजह से? मैं अजीत सिंह बहादुर से, ह्यूमन राइट से। हमारा जो इंडस्ट्री एरिया है MI पार्ट 1 और 2, और हमारा फुटवेयर पार्क है HSIDC सेक्टर 16, 17 और सेक्टर 4 भी, जो कि 80% फुटवेयर पार्क है, जिसकी स्थिति आज इतनी खराब हो चुकी है। जो 80% फुटवेयर बनाता है, जो पहले माल चाइना से आता था, अब उसकी ऐसी हालत हो चुकी है वो 20% पे आ चुका है। दूसरी चीज, MI पार्ट 1 और B में जो ये तत्व हैं, शरारती तत्व हैं, उन्होंने ऐसा बुरा हाल कर रखा है। शाम के टाइम 6 बजे लगभग उनकी छुट्टी होती है, माताओं की, बहनों की, बेटियों की, उनको आने जाने में इतनी दुविधा हो रही है, बुरा हाल है। क्योंकि जब वो निकलती हैं तो लगभग शाम का टाइम हो जाता है, उस टाइम वहाँ पे ठेके भी हैं जो दारू वारू पीते हैं, और लगभग
हरकतें ऐसी करते हैं जिससे उनको अपने घर वालों को लेके कभी कभी आना भी पड़ता है। और इसी वजह से वहाँ पे यातायात की भी इतनी बुरी तरह के, क्योंकि उन्हीं की वजह से वहाँ के रोड भी बिल्कुल टूट सके, क्योंकि वहाँ पे उनके पानी के जो निकासी है वो है नहीं, इसी कारण बुरा हाल हो चुका है। सर आप बताइए कि वो जो आंदोलन चल रहा है, किसान कह रहे हैं कि ये हमारा केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन है, कानून रद्द नहीं होंगे तो आंदोलन जारी रहेगा, लेकिन आप लोगों को क्या दिक्कत है फिर? मेरा नाम सोहन लाल है, मैं वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का काम करता हूँ। काफ़ी सारे ट्रांसपोर्टर वहाँ काम करते हैं, जैसे कि आपको पता है इंडस्ट्रियल एरिया है। आज हमारी स्थिति ये आ गई है कि जो गाड़ी हमारी आगामी 5 साल में टूट रही थी वो इन 10 महीनों में टूट चुकी है, और जो ड्राइवर वहाँ पे कोई काम करके राजी नहीं है, क्योंकि 2.5 से 3 घंटे सवेरे जाम में फंसना, 2.5 से 3 घंटे शाम में जाम फंसते हैं। गाड़ियों की किस्त निकल नहीं रही। गाड़ी जो नई गाड़ियाँ हम लेके आए थे अभी साल के अंदर, वो इतनी बुरी तरह टूट गई हैं कि आगे में उनको बेचने में भी दिक्कत आएंगी। CNG गाड़ियाँ होती हैं, खड्डे होंगे 3-3 फुट के। आप बताइए किसी की जेब पे, व्यापार पे अगर फर्क पड़ेगा तो कब तक सहन करेगा? 1 महीना, 2 महीना, 1.5 महीना, 2.5 महीना, 1-1 साल कब तक हम सहन करेंगे? आप बताइए, हमारी गाड़ियों की किस्त कौन भरेगा? मुख्यमंत्री ने क्या आश्वासन दिया? हमें आश्वासन दिया है कि अभी जो हाई कोर्ट की आज सुना है तारीख लगी है 4 तारीख, उसमें कुछ फैसला आएगा और एक तरफ का रास्ता हमारा खुलवाया जाएगा, और हम अब जो भी संगठन, जो भी सरकार, जो भी नेता इसको एक तरफ का रास्ता खुलवाने में हमारा साथ देगा, हम उसके साथ खड़े होंगे। नहीं, हाँ जी। ये देखिए, आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल से जो तमाम लोग मिले हैं, सोनीपत, रोहतक जिले के जो तमाम लोगों ने मुलाकात की है और रास्ता खुलवाने की मांग की है, जो किसान आंदोलन के चलते रास्ता बंद है उसको खुलवाने की मांग की है। इनका यही कहना है कि सरकार ने भरोसा दिया है कि रास्ता खुलवाने पर सरकार जल्द काम करेगी, और 4 तारीख को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में क्या टिप्पणी की जाती है, क्या आगे आदेश होते हैं, उसके बाद जो है वो सरकार फैसला करेगी। और खासतौर पर जो टूटे हुए रास्ते हैं, जिनसे अब टेम्परेरी तौर पर लोगों ने उन रास्तों का इस्तेमाल शुरू किया है, उनकी भी मरम्मत करवाने का इनको आश्वासन दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़। वहीं खेल राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह की अध्यक्षता में पंचकुला में PWD रेस्ट हाउस में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक आयोजित हुई है, जहां करीब 24 समस्याओं को सुना गया, जिनमें से 10 समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर दिया गया और 14 समस्याओं के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसकी जानकारी खुद खेल राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी। पंचकुला के PWD रेस्ट हाउस में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता हरियाणा के खेल राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने की। इस बैठक में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और मेयर पंचकुला कुलभूषण गोयल भी मौजूद रहे। इसके साथ ही बैठक में उपायुक्त पंचकुला, DCP पंचकुला सहित कई विभागों के अधिकारियों ने भी शिरकत की। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में पंचकुला जिले से जुड़े 24 मुद्दों को खेल राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने सुना और अधिकारियों को जल्द से जल्द कार्रवाई करने के आदेश भी दिए। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में 10 पुराने और 14 नए मुद्दों के साथ लोगों की समस्याओं को सुना गया, जिनमें से 10 समस्याओं को मौके पर ही निपटारा कर दिया गया और बाकी 14 समस्याओं के अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इसमें 10 टोटल 24 थी जो आई हुई थी हमारे पास, जिसमें से 10 का हमने फाइल करके उसको निपटारा कर दिया है और 14 जो पेंडिंग उसको डायरेक्शन दी गई है कि उसको किस तरीके से आगे जो अधिकारी हैं उनको किस तरीके से उसको प्रॉब्लम्स को पूरा करना है। इस मौके पर बरवाला रायपुरानी में लंबे समय से चले आ रही पोल्ट्री फार्म के चलते मक्खियों की समस्या और कई अन्य मामलों को भी लिया गया, जिस पर हरियाणा के खेल मंत्री सरदार संदीप सिंह ने कहा कि बरवाला क्षेत्र में पोल्ट्री फार्म के चलते मुख्य की समस्याओं को लेकर संबंधित विभाग को दिशा निर्देश दिए गए थे और शिकायतकर्ता ने मीटिंग में बताया था कि इस बार मक्खियों की समस्या पहले से कम हुई है, लेकिन फिर भी इस समस्या को दूर करने के लिए मशीनें भी लगाई जाएगी और टास्क फोर्स का भी गठन किया जाएगा। मुर्गी खाने जो हैं उसके लिए लगातार हमारी टीम हमारे जो गैर सरकारी जो हमारे मेंबर्स हैं उनको भी उन्होंने भी विजिट किया है, प्लस जो शिकायतकर्ता थे वो भी इस बार एग्री हुए कि पहले से बहुत बेहतर हुआ है और एक आगे के लिए जो योजना बनाई गई है उसको एक टास्क फोर्स के रूप में उसको यूज़ कर रहे हैं, जिससे अगर एक जो नई जो मुर्गी खाने होंगे उसमें जो हम
मशीन्स जो हैं वो लगाएंगे। जो मशीन्स जो होंगी वो मशीन से अगर वो कामयाब हो गई तो बाकी जगह पर भी हम उसको लगाएंगे। लेकिन सिर्फ थोड़ी सी समस्या ये आती है कि छोटे से एरिया में जब मल्टी मुर्गी खाने होते हैं वहाँ पर मक्खियाँ ज़्यादा होती हैं, लेकिन फिर भी लगातार हमारी टीम प्रयास कर रही है क्योंकि इसी एरिया में ज़्यादा होता है। लेकिन इस बार जो शिकायतकर्ता थे वो पूरा उन्होंने सेटिस्फाई हुए इस एक्शन के ऊपर। वहीं इलाहाबाद में होने वाले उपचुनाव पर खेल राज्य मंत्री ने कहा कि हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बड़े नेता जो फैसला लेंगे उसके तहत काम करेंगे। देखिए, उपचुनाव जरूर है इलाहाबाद में। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे अध्यक्ष हैं और जो हमारी पार्टी के उच्च नेता हैं वो डिसाइड करेंगे कैसे आगे एक्शन लेना है। हम पार्टी के साथ हैं, जो पार्टी के आदेश होंगे उसी तरीके से हमारे। पंचकुला जिले में प्रतिमाह जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की जाती है और इस बैठक में जनता से जुड़े कई मामलों से संबंधित अधिकारी की मौजूदगी में रखा जाता है और उनका निपटारा भी किया जाता है। जनता टीवी के लिए पंचकुला से। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए जनता टीवी।